वी वर डिस्कसिंग कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमने सोर्स लिया था पॉइंट चार्ज और हमने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था। नाउ इन केस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, अगर हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड अगर आप एक पॉइंट लेट से पी जो उससे आर डिस्टेंस दूर है पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्साई नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस पॉजिटिव से आउटवर्ड्स होगी। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज के ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज का अपने आसपास ये इन्फ्लुएंस होगा। और अगर हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और आप उस नेगेटिव पॉइंट चार्ज से लेटेस्ट से एक पॉइंट पी जो आर डिस्टेंस दूर है पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हो, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्साई नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वैल्यू तो अभी भी सेम है, पर जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द चार्ज। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द चार्ज होगी। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे आप गिवन पॉइंट को चेंज करोगे, चेंज का मतलब लेटे से मैं अपना जो गिवन पॉइंट है वो थोड़ा दूर ले गया, तो अगर मैं पॉइंट दूर ले गया तो ये आर चेंज होगा और आर के चेंज होने से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, चेंज होगी। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केयर ऑफ आर। तो कोई भी अगर आप पॉइंट चार्ज लेते हो और उस पॉइंट चार्ज का अपने आसपास के रीजन में इन्फ्लुएंस देखते हो, तो जैसे जैसे आप उस पॉइंट चार्ज से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप उस पॉइंट चार्ज से दूर जाओगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो किस बेसिस पे कम होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशन दैट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केयर ऑफ आर। तो अगर मैं गिवन पॉइंट चार्ज से डबल डिस्टेंस दूर चले जाऊंगा, 2 टाइम्स डिस्टेंस दूर चला जाऊंगा, तो जो आपकी फील्ड होगी वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास ये पॉइंट चार्ज है और मैं इस गिवन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को सेंटर पे मानते हुए इससे इक्वल डिस्टेंस आर पे एक स्फीयर बनाऊं, तो उस स्फीयर के जितने भी पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सेम होगी। और डायरेक्शन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की उन पॉइंट्स पे देखूं, तो वो जो डायरेक्शन बनेगी वो आपके गिवन स्फीयर के रेडियली आउटवर्ड्स बनेगी। तो जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in case of your given positive point charge will be directed radially outwards। और अगर वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड में एक स्फेरिकल रीजन बनाऊं, तो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम होगी प्रोवाइडेड द चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, that direction of electric field will be directed towards the point charge that is your negative charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस नेगेटिव के टूवर्ड्स होगी। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स। और यहाँ पे जब भी पॉइंट चार्जेस होंगे, तो क्योंकि उस पॉइंट चार्ज को सेंटर पे रखते हुए स्फेरिकल पोर्शन के हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज होगा दैट विल ऑलवेज शो स्फेरिकल सिमेट्री। तो पॉइंट चार्ज हमेशा स्फेरिकल सिमेट्री जो है वो आपको शो करेगा। तो ये बातें जो हैं वो याद रखनी है। नाउ इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, let us say I have a point charge
and our point charge is a positive point charge. So your source is a positive point charge which is placed at origin. तो ये जो आपका गिवन सोर्स है वो इस ओरिजिन पे पड़ा है, और आप इस सोर्स के कारण इसके आसपास के रीजन में, इसके आसपास के सराउंडिंग में इसकी फील्ड निकालना चाहते हो, इसका इन्फ्लुएंस निकालना चाहते हो। तो आपने एक पॉइंट लिया P, और इस पॉइंट पे आप इस सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो एट दिस पॉइंट P अगर आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले तो आप इस P को देखो कि ये P जो है वो कहाँ पर है, ये लोकेशन क्या है। तो इसको आप जब लोकेट करोगे तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, X, Y एंड Z। और अगर मैं इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो दैट विल बी माय पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में आप क्या करोगे, आप ओरिजिन से स्ट्रेट एक लाइन P पे बनाओगे। तो ये जो आपके पास OP वेक्टर होगा, दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट जहाँ पे आप फील्ड निकालना चाहते हो। और इस पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे R वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये R वेक्टर आपके उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। और ये जो R वेक्टर अगर इसकी वैल्यू लिखनी है तो दिस विल बी X I कैप, Y J कैप, Z K कैप। और अगर आप ये जो O से लेके P तक का डिस्टेंस है, अगर ये वाला लेंथ निकालना चाहते हो, ये डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इसकी वैल्यू आपकी क्या बनेगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर अंडर रूट। और ये जो आपका गिवन ओपी, अगर इसकी आप डायरेक्शन देखना चाहते हो तो ये जो ओपी कैप है ये इसकी डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी आपके इस पॉइंट P। ये जो पोजीशन आप देख रहे हो ये पॉइंट P, इसकी ये आर कैप डायरेक्शन होगी। नाउ ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो प्लस जो फील्ड देगा वो अपने से आउटवर्ड्स देगा। तो अगर प्लस फील्ड अपने से आउटवर्ड्स देगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो ऐसे बनेगी। तो ये आपकी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एट दिस पॉइंट P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्योंकि वो गिवन पॉजिटिव सोर्स से आउटवर्ड्स होगी। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखो तो ये Q तो स्केलर है, वेक्टर जो है वो आपका ये R वेक्टर होगा। पर वेक्टर हमेशा हम जब भी लिखेंगे डायरेक्शन वो न्यूमरेटर ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने डायरेक्शन लिखनी है वो इस R के बेसिस पे लिखनी है, और वो डायरेक्शन आपकी यहाँ पे जो आई वो क्या आ गई, R कैप। अब यहाँ पे देखो ये जो R कैप आपको नजर आ रहा है, देखो ये R कैप, इसकी डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो बोथ योर R कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म हो गया। So this is your electric field at any point in vector form. Now if our source is a negative source, अगर हमारा जो source है वो एक negative source है और हम वो negative point charge को origin पे रख रहे हैं, we are placing the negative point charge at origin and we want to find the electric field at a point P. तो again वही आपका position vector बनेगा, और यहाँ पे ये OP वेक्टर जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। और इसको रिप्रेजेंट करना भी हमने पीछे सीखा ही है, ये जो O से लेके P तक डायरेक्शन होगी वो आपका R कैप होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं देखूँ तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो नेगेटिव है वो इस जगह पे जो फील्ड लगाएगा वो टुवर्ड्स द सोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो ये बनेगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे लिखूँ इन वेक्टर फॉर्म, ऊपर मैंने एरो डाला है तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q ओवर आर स्क्वायर और यहाँ पे साथ में आ गया आर कैप। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये जो आर कैप आप यहाँ देख रहे हो और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ देख रहे हो, उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्योंकि ऑपोजिट है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हो गया फॉर अ नेगेटिव चार्ज। तो ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो हमने पहले डिस्कस किया है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका ई वेक्टर और आर कैप सेम डायरेक्शन में होंगे। नेगेटिव पॉइंट चार्ज के केस में ई वेक्टर और आर कैप ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए माइनस आएगा। अब ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एग्जामिनर समटाइम्स इनको अलग वे में क्वेश्चन पुट करेगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज जो है ये हमारा सोर्स है, और ये जो सोर्स है अगर इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन को स्टडी करें एट ए गिवन पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर, तो वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। और डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ दिस सोर्स इधर द फील्ड इज आउटवर्ड्स और टूवर्ड्स। अच्छा, अब इस केस में ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आर के साथ जो डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर। जैसे जैसे आप दूर जाओगे, जैसे जैसे दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। क्वेश्चन आएगा कि इसको अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा वो है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉइंट का जो चार्ज से डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे आप फील्ड देखना चाहते हो उस पॉइंट का जो चार्ज से डिस्टेंस है उसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो और वो वेरिएशन देखना चाहते हो। तो वी वांट टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दैट पॉइंट चार्ज। तो देखो ये जो आपका रिलेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो इसमें आप क्या नोटिस करोगे कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे आर प्लॉट करता हूँ, तो जब आपका ये आर ज़ीरो होगा, जब आपका आर ज़ीरो होगा तो यहाँ पे 1/0 का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन्फिनाइट। तो इन्फिनिटी तो आप यहाँ पे दिखा नहीं सकते। तो जब आप ग्राफ स्टार्ट करोगे तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे, आपका ग्राफ जो है वो गिवन एक्सिस को टच नहीं कर रहा। एट द सेम टाइम जैसे जैसे आप आगे जाओगे डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते फील्ड कम होती जाएगी। एज द डिस्टेंस विल इंक्रीज फील्ड विल डिक्रीज। और व्हेन योर गिवन वैल्यू ऑफ आर बिकम्स इन्फिनिटी, जब ये इन्फिनिटी होगा तो ई विल बिकम ज़ीरो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, जब ये आर इन्फिनाइट होगा। तो आप क्या नोटिस करोगे कि ग्राफ दोनों साइड पे टच नहीं करेगा। तो आपका जो ग्राफ यहाँ पे बनेगा उसकी ये शेप होगी, दिस विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ एंड दिस शेप इज नोन एज अ हाइपरबोला। इस शेप को हम क्या कहेंगे, हाइपरबोला। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विद डिस्टेंस। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमें आएंगे उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि प्लॉट द वेरिएशन ऑफ योर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विद डिस्टेंस where you are plotting the graph of electric field and reciprocal of square of distance। आप जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो वो E और R के बीच में नहीं प्लॉट कर रहे, आप जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो वो E एंड रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ R के बीच में प्लॉट कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये E आपका Y, ये देखो ये Y एक्सेस हो गया, और ये रेसिप्रोकल ऑफ R स्क्वायर, रेसिप्रोकल ऑफ R स्क्वायर ये आपका X हो गया। ये पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपकी x हो गई। तो अगर आप इस पूरी वैल्यू को x लो तो यहाँ पे y इज प्रोपोर्शनल टू x बन गया, एंड y इज प्रोपोर्शनल टू x वाला जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये देखो अब ध्यान रखना है, दोनों ही पॉइंट चार्ज के ग्राफ हैं, फर्क सिर्फ ये कि दिस इज योर ग्राफ बिटवीन E एंड R
और ये जो ग्राफ है दिस इज बिटवीन ई एंड रेसिप्रोकल ऑफ स्केयर ऑफ आर। और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। अच्छा, y इज इक्वल टू एम एक्स में m स्लोप है और y यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, x क्या है 1/r²। बाकी अगर आप ध्यान से देखो तो वो वैल्यू होगी q/4πε0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है 1/4πε0 q/r²। तो 1/4πε0 q/r² में ये जो आपके पास q/4πε0 ये जो वैल्यू है ये आपका स्लोप m हो गया। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी दैट स्लोप विल बी इक्वल टू q/4πε0। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो q/4πε0 है। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि स्लोप ऑफ द ग्राफ विल डिपेंड ऑन q, क्योंकि 4πε0 तो कांस्टेंट है। मोर इज द चार्ज ऑफ द गिवन सोर्स, आपका पॉइंट चार्ज जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा ये स्लोप उतनी ज़्यादा बनेगी। और स्लोप का मतलब है tan ऑफ थीटा, ये यहाँ पे ये एंगल थीटा। तो ये लाइन में ये थीटा ज़्यादा कब होगा, ये थीटा ज़्यादा तब होगा जब गिवन पॉइंट चार्ज, ये सोर्स की क्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी। अब ये जो सोर्स है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये सोर्स नेगेटिव भी हो सकता है। दिस सोर्स कैन बी पॉजिटिव, दिस सोर्स कैन बी नेगेटिव। नाउ इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली दैट वेदर आवर सोर्स इज पॉजिटिव और आवर सोर्स इज नेगेटिव, तो अभी पीछे हमने नोटिस किया था वेक्टर फॉर्म में कि अगर मेरा सोर्स पॉजिटिव है, जैसे अगर मेरा जो सोर्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव, और हमारा जो सोर्स है वो कौन सा सोर्स है, पॉइंट चार्ज, तो फिर आपकी जो फील्ड है और जो पोजीशन वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फिर E और वो पोजीशन वेक्टर r कैप वो सेम डायरेक्शन में है। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये जो ग्राफ है ऐसे, जिसमें आपका ग्राफ जो है वो R और E दोनों पॉजिटिव एक्सिस में है, तो ये जो ग्राफ है ये कब बनेगा, ये तब बनेगा जब आपका जो सोर्स है दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज। और अगर आपका जो गिवन सोर्स है, अगर आपका जो गिवन पॉइंट सोर्स है वो एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमने क्या नोटिस किया था कि E और R कैप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्योंकि E और R कैप ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन, पर वो जो स्ट्रेट लाइन है उसमें E और R का रिलेशन दिखाओगे कि अगर R पॉजिटिव है, अगर R पॉजिटिव है तो E नेगेटिव है, क्योंकि ये E की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर ऊपर जाओगे तो प्लस E, नीचे जाओगे तो माइनस E। तो यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं कि अगर R प्लस होगा तो E मेरा माइनस होगा। तो ये हमारा जो सोर्स है दिस इज अ नेगेटिव सोर्स। एंड ये जो आपका यहाँ पे एंगल बनेगा ये आपका स्लोप है, ये जो एंगल बनेगा ये आपका स्लोप है। तो ये जो θ1 θ1 और θ2 की जो वैल्यू है that will depend on magnitude of source charge, that will depend on magnitude of source charge। तो आपका जो सोर्स चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। जितना आपका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा θ1 θ2 की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। Now we'll discuss electric field at any point due to group of point charges। तो पहले तो हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी की थी, अब हम ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। तो लेट अस से हमारे पास यहाँ पर सपोज एक पॉइंट चार्ज है Q1, फिर हमारे पास एक और पॉइंट चार्ज है लेट अस से Q2, फिर हमारे पास लेट अस से एक और पॉइंट चार्ज है सपोज -Q3। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो सारे चार्जेस हैं ये अपने आसपास का ये जो रीजन है इस रीजन में अपना असर दिखा रहे हैं, ये सब इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस शो कर रहे हैं। तो अगर मैं एक पॉइंट लूँ और मैं उस पॉइंट पे देखना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो मैंने ये पॉइंट लिया और मैं देखना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, क्योंकि ये सारा रीजन जो आपको हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है उस पर
इन सारे चार्जेस का इन्फ्लुएंस है। Q1 का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, Q2 का भी है, Q3 का भी है। तो एक जगह पर पॉइंट P पर सिर्फ एक चार्ज नहीं, सबका इन्फ्लुएंस होगा। मैं इस रूम में हूँ, सपोज जो चार्ज है वो एक वॉल पे है और सीलिंग पे भी है, तो वो वॉल वाले चार्ज का भी मेरे पे इन्फ्लुएंस होगा और सीलिंग वाले चार्ज का भी मेरे पे इन्फ्लुएंस होगा। और वो जो इन्फ्लुएंस होगा वो उनका कंबाइंड होगा, मतलब मेरे पे जो भी असर हो रहा होगा सेम टाइम पे दोनों के कारण होगा। तो मैं जो भी फील करूंगा वो उन सबका कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो इस पॉइंट P पे आप जो भी फील्ड एक्सपीरियंस करोगे वो फील्ड सिर्फ Q1 के कारण नहीं होगी, सिर्फ Q2 के कारण नहीं होगी, सिर्फ Q3 के कारण नहीं होगी। पॉइंट P पे जो भी इन्फ्लुएंस होगा उन इन सब का कंबाइंड इफेक्ट होगा। और हमने देखो पहले ये स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो दो चार्जेस की इंटरेक्शन होती है, तीसरे चार्ज के आने से वो चेंज नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ पे +1 चार्ज रखता हूँ तो जो भी Q1 और +1 के बीच में होगा वो बाकी चार्जेस के प्रेजेंट होने से चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब पॉइंट P पे जो भी Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, पॉइंट P पे ये जो Q1 के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इन दोनों के होने से चेंज नहीं करेगी। ऐसे ही ये जो पॉइंट P है उस पे जो Q2 है, Q2 इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी गिवन Q1 और -Q3 के कारण चेंज नहीं करेगी। और ऐसे ही सेम बात आपके गिवन Q3 के लिए है। ये जो Q3 है इसके कारण पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऑब्जर्व करोगे वो Q1 और Q2 के कारण चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये जो पॉइंट P आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड तीन तीन लगेंगी। लेकिन पॉइंट P पे जो नेट फील्ड आप ऑब्जर्व करोगे, जो नेट आप ऑब्जर्व करोगे वो इन तीनों का क्या होगा, वेक्टर सम। तो एट पॉइंट P योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट, विल बी द सम ऑफ योर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सम ऑफ individual electric fields exerted by the point charges। और इस चीज को हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज है और वो जो रीजन है वहां पे वो एक से ज्यादा चार्जेस का इफेक्ट है, तो गिवन पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो आप हर इंडिविजुअल चार्ज की वहां पे फील्ड निकालोगे और वो हर इंडिविजुअल चार्ज की फील्ड को क्या करोगे, वेक्टर ऐड। और वेक्टर ऐड करने के बाद जो नेट फील्ड आएगी वो उस गिवन पॉइंट की फील्ड है जो आपने एक्सपीरियंस करनी है। तो आपका जो गिवन चार्ज होगा, आपका ये जो गिवन पॉइंट P होगा, उस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो ये लगेगी। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका पॉइंट P जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, जो इन सारी फील्ड्स का क्या होगा, सम होगा। हाँ जी, क्लियर है ये? तो ये जो गिवन कंसेप्ट है इसके बेसिस पे हम एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है दैट 2 पॉइंट चार्जेस +Q and -2Q are placed at vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side A। तो हमारे पास ये गिवन फिगर है और इस गिवन फिगर में हमारे पास दो चार्ज हैं, एक +Q चार्ज है और एक -2Q चार्ज है, जो हमने रखा है ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट द मैग्नीट्यूड and second the direction of the resultant electric field at vertex A due to these two charges। तो ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट A ड्यू टू द टू चार्जेस। तो ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा? ये जो पॉइंट A है इस पे +Q का भी इन्फ्लुएंस है
और ये जो पॉइंट K है इसमें -2Q का भी इन्फ्लुएंस है। तो पहले मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू +Q एट B। तो ये जो B पे जो +Q है उसके कारण मैं यहाँ A पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा। तो हमने क्या कहा था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/4πε0। जो सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है Q ओवर पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्केयर। तो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये A, तो पॉइंट के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्केयर। और अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो आपकी फील्ड आएगी वो इस पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी। तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के अलोंग मैं ये ऐसे ये एरो बनाऊंगा, तो ये मेरी इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैं ऑब्जर्व करूंगा, जो इस ए पे लग रही है, किसके कारण, Q1 के कारण। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन, इट विल बी अलोंग B to A, तो डायरेक्शन होगी अलोंग BA। अच्छा, अब हम देखेंगे -2Q के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो नाउ वील फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू -Q एट C। तो C पॉइंट पे जो -2Q है, जो -2Q है, उसके कारण मैं अब पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो वैल्यू कितनी बनेगी, 1/4πε0 2Q ओवर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन स्केयर। और यहाँ पे माइनस नहीं डालना क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन आप फिगर में दिखाओगे। तो माइनस के कारण इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी। तो आपकी जो फील्ड होगी दैट फील्ड विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। ये आपकी फील्ड होगी, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज E2। तो अब हमारे पास ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज अलोंग A to C, ये A to C डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि जो E2 की वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ E1। देखो ये देखो, ये है KQ/A² और ये है K2Q/A², तो मैग्नीट्यूड वाइज। और अब मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है क्योंकि क्वेश्चन था कि नेट फील्ड निकालो। तो अगर मैं यहाँ पे एट पॉइंट A नेट फील्ड देखना चाहता हूँ, पॉइंट A पे नेट फील्ड देखना चाहता हूँ, तो पॉइंट A पे नेट फील्ड क्या होगी, ये E1 और E2 का वेक्टर सम। अच्छा, जब वेक्टर सम लेना है तो ये दोनों के बीच में मुझे एंगल पता होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में जो मेरा एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। क्यों 120, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये आपका 60 है, तो ये वाला एंगल 120 हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A निकालना चाहता हूँ मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो जाएगा, E1² प्लस E2² ट्वाइस ऑफ E1 E2 कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट। अच्छा, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो अब E1 की वैल्यू देखो, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू देखो, E2 ट्वाइस ऑफ E1 है, तो अगर मैं E2 ट्वाइस ऑफ E1 पुट कर दूं तो ये मेरे पास आ गया E1² ट्वाइस ऑफ पुट कर दूं तो 4 टाइम्स ऑफ E1² प्लस 2 इंटू E1 इंटू ट्वाइस ऑफ E1 और कॉस 120, ये थीटा 120 है। अच्छा, कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 120 की जो वैल्यू होती है वो -1/2। तो हमें पता है कि कॉस 120 इज -1/2। तो अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू -1/2 पुट करो और -1/2 पुट करके इसको सॉल्व करो, तो आपके पास जो E आएगा दैट विल बी √3 टाइम्स ऑफ E1। वैल्यू पुट कर दो, cos 120 की वैल्यू पुट कर दो, -1/2 सॉल्व करो, तो ये आ गया। तो हमारा जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई एट पॉइंट A, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 टाइम्स ऑफ E1। एंड √3 टाइम्स ऑफ E1 का मतलब हो गया √3, और ये आपका E1 है, तो √3 K,
के हो गया 1/4 पैप्स नॉट इनटू क्यू ओवर ए स्केयर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। पहला पार्ट का आंसर हो गया कि आपने मैग्नीट्यूड निकालना। अब दूसरा पार्ट क्या है, आपने डायरेक्शन निकालनी है नेट फील्ड की। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन ये जो आपका पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो ये ऐसे। तो जब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो ये आपके पास जो गिवन लाइन आएगी, ये आपका नेट फील्ड होगी। दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप पॉइंट ए पे देखोगे। अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट से इसका जो एंगल बन रहा है विद E2 वो मैंने बीटा ले लिया। तो हमारे पास देखो हमने वेक्टर्स जब किए थे +1 में, तो उसमें हमने tan ऑफ बीटा का फॉर्मूला किया था, वो था b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। where what is this beta? This beta is the angle which you are making with a। यहां पे आप ध्यान से देखो, आपने जो बीटा लिया है, बीटा वो E2 के साथ एंगल लिया, तो आपके लिए a जो है a वो क्या बन गया E2, और दूसरा b, तो b जो है b वो आपके लिए क्या बन गया E1। जिसके साथ एंगल है वो a और दूसरा होता है b, तो आप रिजल्टेंट का जिसके साथ एंगल ले रहे हो वो a होता है। तो ये हमने +1 में सब सीखा हुआ है। तो ये हमारे पास b जो है वो क्या आ गया E1 cos थीटा। अच्छा थीटा यहाँ पे क्या है 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या आ गई 120 डिग्री। एंड योर साइन ऑफ 120 इज √3/2। तो साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 है। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, तो tan बीटा जब आप पुट करोगे तो ये आपके पास आ गया E1 √3/2 ओवर E2 को मैंने ट्वाइस ऑफ E1 पुट कर दिया, फिर -E1/2। -E1/2 क्यों, क्योंकि ये cos 120 इज -1/2। अब आप इस सारे को जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 1/√3 आएगी। तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपका जो tan बीटा है वो कितना आ गया 1/√3। और tan बीटा अगर 1/√3 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री। तो आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये जो आपकी नेट फील्ड आ रही है, ये नेट फील्ड इस AC लाइन के साथ, इस AC लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो हमारे पास ये जो एंगल आया, ये एंगल कितना आया 30 डिग्री। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल आपका कितना है 30, ये एंगल कितना है 30, और ये वाला एंगल देखो कितना है 60। तो 30 + 60 कितना हो गया 90। इसका मतलब ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके AB लाइन के, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो AB लाइन है उसके क्या है परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो AB लाइन के साथ ध्यान से देखो जो एंगल बन रहा है, ये वाला देखो, ये 30 और ये 60, तो 30 और 60 कितना हो गया 90। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फील्ड इज परपेंडिकुलर टू AB। जो आपकी नेट फील्ड है वो AB के परपेंडिकुलर है। जो आपकी नेट फील्ड आ रही है वो जो AB लाइन है, इस ट्रायंगल की जो AB लाइन है उसके 90 डिग्री पे आ रही है, उसके परपेंडिकुलर आ रही है। हाँ जी देखो क्लियर है ये। हाँ जी अब ये देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। तो हमारे पास इन्फिनाइट मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, ईच क्यू कूलम, तो हर चार्ज की वैल्यू क्यू कूलम है, आर प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस एट x1 3 9 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब 9 के बाद, अगर 9 के बाद देखूं तो फिर 9 के बाद आ जाएगा 27, 27 के बाद आ जाएगा 81, क्योंकि ये इसका देखो मल्टीपल ऑफ 3, फिर मल्टीपल ऑफ 3, फिर ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये डिस्टेंसेस हो गए जहाँ पे हम ये क्यू चार्ज को रख रहे हैं, और हम रख रहे हैं इसको एक्स एक्सिस पे। कहाँ रख रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x0
ड्यू टू दीज चार्जेस। तो हम ओरिजिन पे x0 मतलब ओरिजिन पे इन सब चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इफ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट, इफ ऑल चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, अगर सारे चार्जेस सेम साइन के हैं। तो देखो पहले तो हमने ये गिवन एक्स एक्सिस ले लिया, तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया, और हमारा ये जो गिवन पॉइंट है, सपोज ये हमारा हो गया ओरिजिन, यहाँ पे x0 ये ओरिजिन हो गया, और इसी जगह पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, इसी जगह पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। क्वेश्चन है कि 1,0 पे एक चार्ज है, फिर उसके बाद 3,0, क्योंकि ये 3 मीटर मतलब एक्स एक्सिस पे 3 मीटर, तो ये हो गया 3 मीटर के ऊपर आपका दूसरा चार्ज है। फिर हमारे पास आ गया 9,0, तो हमारे पास 9,0 पे तीसरा चार्ज है, एंड सो ऑन। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इन सब चार्जेस के कारण, और ये सब चार्जेस जो हैं ये सेम साइन के हैं। तो अब देखो ये वाला जो चार्ज है वो इस जगह पे जो फील्ड देगा वो अपने आउटवर्ड्स देगा, तो अपने आउटवर्ड्स फील्ड देगा, तो ये आपकी फील्ड होगी। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट ओरिजिन ड्यू टू योर Q चार्ज एट 1,0। अच्छा, ये वाला जो चार्ज है इसके कारण भी फील्ड ऐसी आएगी, क्योंकि आप इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे ये भी अपने आउटवर्ड्स फील्ड देगा। और अगर मैं ये चार्ज लूँ तो इसके कारण फील्ड भी ऐसे ही आउटवर्ड्स। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जितने भी चार्जेस आपको यहाँ नजर आ रहे हैं सबकी फील्ड की डायरेक्शन सेम बन रही है। तो अगर सबकी फील्ड की डायरेक्शन सेम बन रही है तो नेट फील्ड जो होगी वो इन सब फील्ड्स का सम होगी, और इनमें से जो ये E1 है ये सबसे बड़ा है। क्यों E1 सबसे बड़ा है? क्योंकि ये वाला जो चार्ज है ये सबसे क्लोज है, और हमने पीछे नोटिस किया था कि जो चार्ज जितना क्लोज होगा उसकी फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस गिवन केस में अगर मैं नोटिस करूँ तो मैं क्या नोटिस करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे नोटिस करूँगा कि नेट फील्ड एट ओरिजिन, यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगी वो जो नेट फील्ड एट ओरिजिन होगी वो ये सारे इंडिविजुअल फील्ड्स का सीधा सम, करना तो वेक्टर सम है पर अब मैं सीधा इनको ऐड कर रहा हूँ। पता लग गया सीधा क्यों ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि इन सबकी डायरेक्शन सेम है। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 बाय स्केयर ऑफ डिस्टेंस, तो यहाँ पे 1/4πε0 इंटू क्यू ओवर स्केयर ऑफ डिस्टेंस। तो पहले में जो स्केयर ऑफ डिस्टेंस है वो 1 स्केयर है, दूसरे में जो स्केयर ऑफ डिस्टेंस है वो 3 स्केयर है, तीसरे में जो स्केयर ऑफ डिस्टेंस है वो 9 स्केयर है, एंड सो ऑन। ये चीज़ ऐसे चलती रहेगी। तो ये जो वैल्यू है ये सब में कॉमन आ जाएगी, ये सब में कॉमन आ जाएगी, हाँ बस डिस्टेंस अलग अलग है। अब देखो जब ये 3 का स्केयर करूंगा मैं, तो 3 का स्केयर कितना हो गया 9, 9 का स्केयर करूंगा तो 9 का स्केयर कितना हो गया 81, एंड सो ऑन। अब ये आप अगर ध्यान से देखो तो दिस इज एन इन्फिनाइट सीरीज, तो ये क्या है इन्फिनाइट सीरीज। और ये जो इन्फिनाइट सीरीज है अगर आप इसमें ध्यान से नोटिस करो तो ये वाली टर्म को अगर इस टर्म से डिवाइड करो तो 1/9 आंसर आएगा, और अगर आप ये वाली टर्म को इससे डिवाइड करो तो फिर भी 1/9 आंसर आएगा। इसका मतलब कि ये जो गिवन सीरीज है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, दिस इज एन इन्फिनाइट जीपी सीरीज। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें कॉमन रेशियो आता है, कॉमन रेशियो मतलब आगे वाले टर्म का पीछे वाले से डिवाइड करो तो रेशियो हमेशा क्या आएगा सेम। तो यहाँ पर अगर आप इस सीरीज को देखो तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 1, और जो कॉमन रेशियो है कॉमन रेशियो वो है 1/9, और जो जीपी का आंसर होता है वो होता है a/1 - r। जीपी का आंसर क्या होता है a/1 - r। तो आपके पास ये जो गिवन वैल्यू आएगी ये आ जाएगी k इंटू क्यू a, अब ये a है, a/1 - r,
ये आ गया a ओवर 1 माइनस आर, और इसको आप सॉल्व करो तो ये 9 एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो आपके पास जो वैल्यू दिस विल बी 9/8 k इंटू क्यू, वेयर व्हाट इज k, यहाँ पे k क्या है, योर k इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे k 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो जो डायरेक्शन बन रही है दैट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो जो डायरेक्शन बनेगी वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस बनेगी। और ये जो क्वेश्चन था इसमें देखो ये आपको एक्स एक्सिस के टर्म में दिया है, तो अगर आप चाहो तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो फाइनल आंसर। वैसे तो ये ठीक है, हो गया सॉल्व, पर समटाइम्स क्या होगा कि आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यू बेस्ड होंगे, तो वहां पे आंसर ऐसे भी लिखा हो सकता है ई वेक्टर। अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैं इसमें कार्टेशियन फॉर्म में आंसर लिखूंगा, और देखो ये डायरेक्शन जो बन रही है आई कैप का ऑपोजिट है, और आपका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आ गया 9/8 के क्यू, और डायरेक्शन जो है दैट इज माइनस ऑफ आई कैप, डायरेक्शन जो है वो क्या बन गई माइनस ऑफ आई कैप। सो ये हमारा गिवन आंसर है। और के यहाँ पे क्या है, के इज 4 पाई 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे के है। तो अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा तो फिर आपको हो सकता है कि ये चीज चॉइस में दी हो, वैसे तो यहाँ तक भी अगर आप निकाल लोगे तो भी आपका आंसर सही है। हाँ जी क्लियर है, देखो क्या किया हमने। हाँ यहाँ पे देखो ये वाला क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, बिल्कुल करेगा, पर जब वो रिपेल करेगा ना तो फोर्सेस इन दोनों के बीच में लगेंगी, और हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पे फील्ड निकालो, तो वो जो फील्ड जो यहाँ लग रही है उससे इन दोनों के बीच वाली रिपल्शन का कोई लेना देना नहीं है, प्रोवाइडेड ये अपनी ही जगह पे रहें। और हमें तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ ना कि ये मूव करेंगे, तो हम ये इनको फिक्स मान के चल रहे हैं कि ये सब फिक्स हैं, बिल्कुल सही है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन वो रिपल्शन के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसका देखो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कि यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द कंसेक्टिव चार्जेस आर हैविंग ऑपोजिट साइन। कंसेक्टिव चार्जेस आर हैविंग ऑपोजिट साइन का मतलब कि एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये जो आपका पॉइंट है ये आपका x0 हो गया, आपने एट अ डिस्टेंस ऑफ 1,0 चार्ज क्यू रखा, फिर आपने एट अ डिस्टेंस ऑफ 3,0 माइनस क्यू रखा, फिर आपने एट अ डिस्टेंस ऑफ 9,0 फिर क्यू रखा, और पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर अगला फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। तो आप ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लस माइनस रख रहे हो। अब आप ये जो गिवन पॉइंट है इस गिवन पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो प्लस वो क्या करेगा, यहाँ पे जो फील्ड एक्सर्ट करेगा वो अपने अवे, तो ये फील्ड अपने अवे एक्सर्ट करेगा। उसके बाद ये जो माइनस है देखो माइनस, वो क्या करेगा, फील्ड एक्सर्ट करेगा अपने टूवर्ड्स अपने लॉन्ग, तो ये आपके पास सेकंड के कारण फील्ड लगी। फिर ये जो थर्ड है, थर्ड ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा फील्ड एक्सर्ट करेगा अपने आउटवर्ड्स, अपने अगेंस्ट अपने आउटवर्ड्स। और ऐसे ही अगर फोर्थ चार्ज लूं तो फोर्थ चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव होने के कारण जो फील्ड जनरेट करेगा वो टूवर्ड्स। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये वाले एक डायरेक्शन में है, ये वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इवन सबसे बड़ा है। क्यों इवन सबसे बड़ा है, क्योंकि ये वाला चार्ज सबसे क्लोज है। तो आपके पास यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, E1 माइनस E2, क्योंकि E2 ऑपोजिट हो गया, कर तो ऐड ही रहे हो पर आपको पता है कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है वो माइनस हो जाती है, और फिर प्लस E3 माइनस E4 एंड सो ऑन। और जब आप यहाँ पे ये वैल्यू निकालोगे तो देखो ये आ जाएगा k q 1/1², फिर उसके बाद -1/3², फिर उसके बाद +1/9², फिर माइनस एंड सो ऑन।
अब अगेन ये इन्फिनाइट सीरीज है, अभी भी ये इन्फिनाइट सीरीज है, और ये जीपी है। कैसे जीपी है ये देखो, इसको इससे डिवाइड करो तो आंसर -1/9 आएगा, -1/9। और अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो फिर आंसर -1/9 आएगा। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1, और कॉमन रेशियो अब जो है वो क्या है, -1/9। और जो जीपी होता है उसका जो आंसर होता है वो A/1 - R होता है। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगी वो बन जाएगी KQ/A/1 -1/9, क्योंकि -1/9 आपका कॉमन रेशियो है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 9/10 K/Q, एंड डायरेक्शन विल बी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस? क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो इसके अलोंग ही डायरेक्शन आएगी। और इसको भी अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, इसको भी अगर आप ऐसे ई वेक्टर ऐसे करके लिखते हो तो ये आंसर आ जाएगा 9/10 K/Q आई कैप, और ये माइनस क्यों? क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, आई कैप के ऑपोजिट है। और के यहाँ पे जो आप लिख रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, 1/4πε0। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब समटाइम्स देखो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देगा कि ये एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, और ये जो पॉइंट चार्ज ये सोर्स है, और ये जो आपका पॉइंट चार्ज सोर्स है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन डिस्टेंस ए ई है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी डैश विच इज एट अ डिस्टेंस a/2। और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी डबल डैश एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a। तो देखो आपने पीछे क्या किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1 रेसिप्रोकल ऑफ स्केयर ऑफ डिस्टेंस है। तो फिर इसका मतलब अगर यहाँ पे फील्ड ई है तो अब ये वाली जगह पे देखो जो आपका डिस्टेंस है वो हाफ हो गया। तो हाफ का मतलब ये डिस्टेंस हाफ, तो 1/2 का स्केयर, तो दिस विल बिकम 4 टाइम्स। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये डबल हो गया, तो नीचे डबल का स्केयर, तो डबल का स्केयर, तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी हो जाएगी, E/4। तो अगर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उसके हाफ डिस्टेंस पे 4 टाइम्स ऑफ E होगी, और उसके डबल डिस्टेंस पे E/4 होगी। सो एग्जामिनर एक ही चीज को अलग अलग वेज में पूछ सकता है। नाउ वील डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का क्या मतलब है, जैसे आपके पास एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, और निकालते निकालते आपने क्या नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई। तो उस पॉइंट के आसपास फील्ड है लेकिन उस पॉइंट पे फील्ड क्या है, 0 है। तो वो जो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब हो गया वो पॉइंट जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के गिवन कुछ एक पर्टिकुलर जगह पर, कुछ एक पर्टिकुलर प्लेस पे, पॉइंट पे फील्ड क्या है, 0 है। अच्छा, अब हम पॉइंट चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट अस से मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज का मैं न्यूट्रल पॉइंट निकालना चाहता हूं, तो इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, 1/r²। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे फील्ड क्या होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे फील्ड विल डिक्रीज। और ये जो फील्ड है डिक्रीज करते 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 जब आप इन्फिनिटी पे जाओगे तब जाके फील्ड क्या होगी, 0। तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, व्हेन यू आर एट इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट। जब आप उससे इनफिनाइट डिस्टेंस पे होगे, बहुत दूर होगे, तब आपके पास फील्ड 0 होगी।
तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट की कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट तो इससे इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाके आया, इसका मतलब बहुत दूर जाके, तो वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। हाँ, अब हम लेंगे ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो अब हमने क्या किया, 2 पॉइंट चार्जेस का ग्रुप ले लिया, एक हो गया Q1 और दूसरा हो गया Q2। Now if I have a system of 2 point charges and your magnitude of one charge is, let us say, less than the magnitude of other, and then I want to find the neutral point. So what we will observe is that the neutral point will lie on the line joining the two, closer to the charge of less magnitude. तो हम क्या notice करेंगे कि जो neutral point होगा, वो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा, जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर, एंड क्लोजर टू द चार्ज ऑफ लेस मैग्नीट्यूड। तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने इक्विलिब्रियम किया था। देखो यहाँ पे मैं +1 चार्ज लूंगा फील्ड निकालने के लिए, तो ये जो Q1 है ये इस +1 को क्या करेगा, रिपेल, और ये जो Q2 है वो इस +1 को क्या करेगा, रिपेल। दोनों के कारण ये फील्ड आ गई। अगर ये E1 और E2 इक्वल हो गए तो एट P आपकी नेट फील्ड क्या हो जाएगी, 0। और अगर नेट फील्ड 0 होगी तो वो कौन सा पॉइंट हो गया, न्यूट्रल पॉइंट। तो सीधी बात है कि आपका जो 2 चार्ज सिस्टम होगा, 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज का अगर सिस्टम होगा और उसमें आप न्यूट्रल पॉइंट निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे, आप जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है उस लाइन के ऊपर पॉइंट लोगे क्लोजर टू द चार्ज ऑफ लेस मैग्नीट्यूड, और E1 और E2 को इक्वल करोगे। वहां पे E1 और E2 को क्या करोगे, इक्वल। अगर आप E1 E2 को वहां पे इक्वल कर दोगे तो वो जगह पे आपकी फील्ड नेट 0 आ जाएगी। अब इस न्यूट्रल पॉइंट की खासियत ये है कि ये जो आपको न्यूट्रल पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ पे फील्ड 0 है, ये वाले पॉइंट पे फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। पर इससे अगर मैं इधर लेफ्ट साइड जाता हूँ तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इससे अगर मैं राइट साइड जाता हूँ तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेफ्ट राइट कहीं पे भी जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बस सिर्फ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब कंसेप्ट ये है कि पॉइंट P पे तो फील्ड 0 है, पर पॉइंट P से थोड़ा सा लेफ्ट जाओ या पॉइंट P से थोड़ा राइट जाओ, तो फिर उस केस में ये E1 E2 इक्वल नहीं रहेंगे। और अगर इक्वल नहीं रहेंगे, चाहे ऑपोजिट होंगे पर नेट फील्ड 0 नहीं आएगी। अगर E1 E2 इक्वल नहीं है तो नेट फील्ड 0 भी नहीं आएगी। ठीक है। अब लेटर से हमने 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए, एक पॉइंट चार्ज ले लिया हमने +Q, दूसरा पॉइंट चार्ज ले लिया +4Q, और क्वेश्चन है कि न्यूट्रल पॉइंट निकालो। तो हमने क्या कहा था कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, लाइन जॉइनिंग द टू, क्लोजर टू द चार्ज ऑफ लेस मैग्नीट्यूड। तो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो लाई करेगा इस +Q के क्लोजर। नाउ सपोज ये 2Q और 4Q के बीच में सपोज हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर। तो हमने ये वाला जो डिस्टेंस है ये ले लिया x, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया, 3 - x। और ये जो +Q है ये इस पॉइंट P पे जो फील्ड लगाएगा वो ऐसे लगाएगा E1, और ये जो 4Q है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो ये भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा पॉइंट P पे वो ऐसे लगाएगा E2। और आपकी जो गिवन पॉइंट P पे अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अगर आप चाहते हो कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो सिर्फ तभी 0 होगी अगर E1 और E2 इक्वल है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फील्ड 0 तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो अगर दोनों इक्वल होने चाहिए तो E1 की वैल्यू क्या हुई, 1/4πε0 Q/x²। E2 की वैल्यू कितनी हुई, 1/4πε0 4Q/3 - x का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब स्क्वायर रूट ले लो, जब स्क्वायर रूट लोगे तो 1/x विल बी इक्वल टू 2/3 - x। इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आपके पास 1 मीटर आ गई। तो आपका ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहाँ आएगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम +Q एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम +4Q। तो ये आपका तरीका आ गया न्यूट्रल पॉइंट निकालने का, कि ये हमने न्यूट्रल पॉइंट निकाला। और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में कि न्यूट्रल पॉइंट निकालो। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन आ गया दैट वी हैव अ सिस्टम ऑफ 2 point charges in which one is a positive point charge and another is a negative point charge,
एंड वी वांट टू फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट। अब हम न्यूट्रल पॉइंट निकालना चाहते हैं। अब देखो, अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में लेता हूँ, अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में लेता हूँ, तो आप देखो ये जो प्लस है, प्लस ये जो फील्ड एक्सर्ट करेगा अपने अवे, और जो माइनस है, माइनस वो जो फील्ड एक्सर्ट करेगा अपने लॉन्ग, तो इन दोनों का आंसर इक्वल चाहे हो सकता है पर ऑपोजिट नहीं है। तो अगर ऑपोजिट नहीं है तो कभी भी फील्ड जीरो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बीच में हमेशा दोनों की फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी। तो फिर अगर आप चाहते हो कि फील्ड जीरो, तो फिर क्या होगा? तो अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो लाइन जॉइनिंग द टू पे होगा, बट आउटसाइड द टू चार्जेस। So the neutral point will be lying outside the line joining the two charges, closer to the charge of less magnitude. और less magnitude वाला चार्ज कौन सा है? ये Q, क्योंकि एक 4Q है, Q है। तो फिर आपका जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो पॉइंट पे आएगा, और ये अब आपने खुद लेना है। अगर आप ये जगह खुद नहीं लोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो आपने ये पहले तो नेचर देखना है। अगर दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, तो न्यूट्रल पॉइंट होगा इन बिटवीन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो न्यूट्रल पॉइंट होगा आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द टू, क्लोजर टू द चार्ज ऑफ लेस मैग्नीट्यूड। तो अगर लेट अस से ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये सपोज 3 मीटर है, हम ये डिस्टेंस x ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये जो प्लस है, इसके कारण जो फील्ड आएगी वो अवे फ्रॉम द सोर्स, और ये जो माइनस है इसके कारण जो फील्ड आएगी ये टूवर्ड्स द सोर्स। और हम चाहते हैं कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो अगर हम चाहते हैं कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, तो ये कब होगी? जब E1 और E2 इक्वल होंगे। E1 इक्वल होने का मतलब K Q ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K 4Q ओवर 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, के रूट निकाल लो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो x है ये आपका 3 मीटर आ गया। तो इसका मतलब कि जो आपका पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे आप चाहते हो कि फील्ड ज़ीरो, वो जो पॉइंट है वो आपका प्लस क्यू से कितना है? 3 मीटर, और माइनस 4Q से कितना है? 6 मीटर। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेट अस से दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं। We have two identical point charges, एक जैसे point charge, and we want to find the neutral point. तो neutral point कहाँ lie करेगा? Neutral point will lie at the mid of the two. तो neutral point इन दोनों के कहाँ पे lie करेगा? बिल्कुल mid पे। तो ये वो जगह होगी जहाँ पे neutral point आएगा। So this will be at the middle, ये दोनों के mid पे होगा। अब एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे पास दो इक्वल चार्जेस हैं ऑफ ऑपोजिट नेचर। वी हैव टू इक्वल चार्जेस ऑफ ऑपोजिट नेचर, और अब हम यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो देखो हमने क्या कहा था, जब एक प्लस एक माइनस हो तो न्यूट्रल पॉइंट विल लाई आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द टू, क्लोजर टू द चार्ज ऑफ लेस मैग्नीट्यूड। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ना ये वाली जगह बन पाएगी ना ये जगह, और बीच में तो वैसे ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस करेंगे? इस केस में हम नोटिस करेंगे कि देयर विल बी नो न्यूट्रल पॉइंट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है, ये वाला सिस्टम है, एक मेरे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय ईच अदर, और वो सिस्टम में मैं न्यूट्रल पॉइंट निकालना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और ऐसी बॉडी, देखो अगर मैं एक ऐसी बॉडी लूँ, तो ध्यान से देखो ये एक बॉडी होगी, इस बॉडी के दो एंड्स हैं। जैसे ही देखो ये बॉडी होगी, इसके दो एंड हैं, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू है। तो अगर मैं इस बॉडी को बाहर से देखूं तो इसका टोटल चार्ज क्या होगा? इसका टोटल चार्ज जो होगा वो जाएगा प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो अगर बाहर से देखूं तो ये बॉडी क्या नजर आएगी? न्यूट्रल। अच्छा, बाहर से देखने में ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके आसपास के रीजन में कहीं पे भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। मतलब ये अपने आसपास के रीजन में हर जगह अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। दिखने में न्यूट्रल है
पर फिर भी इसके अंदर जो चार्ज है वो आसपास के रीजन में अपना असर शो कर रहा है। तो दिखने में आपको बाहर से देखोगे आपको बॉडी न्यूट्रल नजर आएगी, पर ये बॉडी के अंदर जो प्लस माइनस चार्ज है वो क्या कर रहा है, अपने आसपास के रीजन में अपना इन्फ्लुएंस शो कर रहा है। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब दो एंड्स, और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके दो एंड्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल, इस बॉडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं विच आर सेपरेटेड बाय some distance, and that whole body is electrically neutral, but still that body is showing electric field around its space. ये चीज आपने पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में। आपने केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है। आपके पास वाटर है, अब दिखने में ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जब आप देखोगे तो ये आपके पास, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये O और ये H, ये O जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये पॉजिटिव, ये आपका H पॉजिटिव एंड O स्लाइटली नेगेटिव। तो अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखो एक मॉलिक्यूल दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपकी जो चीज़ आपको लिक्विड नजर आनी चाहिए थी वो सॉलिड होती है, आपकी चीज जो गैस होनी चाहिए थी वो लिक्विड हो जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। और वो क्यों क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पर बाहर से देखने में वो बॉडी न्यूट्रल्स हैं, बाहर से वो न्यूट्रल है, बट फिर भी उसका अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके चार्ज का इन्फ्लुएंस है। हाँ जी, क्लियर है ये। अब अगर हमारे पास मोर देन टू चार्जेस है, इफ वी हैव मोर देन टू चार्जेस, ये आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तीनों बॉडीज का जो चार्ज है वो सेम है, तो तीनों बॉडीज का जो चार्ज है वो सेम है, तो यहां पर आप नोटिस करो कि अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट निकालना चाहता हूं तो मेरा जो न्यूट्रल पॉइंट मैं यहां पे ऑब्जर्व करूंगा, दैट न्यूट्रल पॉइंट विल बी एट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस बॉडी। तो सेंट्रॉइड पे मैं क्या नोटिस करूंगा, न्यूट्रल पॉइंट। तो एट द सेंट्रॉइड आई विल ऑब्जर्व द न्यूट्रल पॉइंट, मतलब ये जो सेंट्रॉइड है यहाँ पे इन तीनों बॉडीज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जब मैं उसको ऐड करूंगा तो ऐड करने पे जो नेट आंसर आएगा वो 0 आएगा। ये चीज़ हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में कर चुके हैं कि अगर आप यहाँ पे एक क्यू चार्ज ला के रखोगे तो तीनों का उसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो 0 है। तो अगर एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड्स इक्वल, और उसके हर कॉर्नर पे आपने चार्ज रखा है, तो वो जो चार्ज है उस ज्योमेट्री के सेंटर वाली जगह पे देखोगे, सेंटर वाली जगह पे तो आपको 0 फील्ड नजर आएगी। उन सब का जो इन्फ्लुएंस होगा वहां पे वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। सिमिलरली देखो, अगर हमारे पास 4 पॉइंट चार्जेस हैं, अब ये जो 4 पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पे, ये चारों आपके पास एक स्केयर, रेगुलर ज्योमेट्री स्केयर के कॉर्नर्स में है, और मैं यहाँ पे देखो इनको ज्वाइन करता हूँ, तो जो सेंटर ऑफ द स्केयर होगा, ये जो सेंटर ऑफ द स्केयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 ड्यू टू ऑल द 4 चार्जेस। तो ये आपका क्या बन जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि इफ वी हैव आइडेंटिकल चार्ज, if we have identical charge placed at all corners of a sphere or a regular geometry, then the electric field at center of geometry इज 0। तो हमारे पास देखो, अगर आइडेंटिकल चार्ज हैं और वो आइडेंटिकल चार्ज को हमने रखा है एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर ज्योमेट्री, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड
एट सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री इज 0। तो ये जो चीज़ है ये हमने याद रखना है, ये हमारा फैक्ट है जिसको हम यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ जी, क्लियर है ये?